The book's name is Honeycomb, and we are going to start with the first chapter. Three questions. Three questions. What kind of a name is this? Which means obviously there are three questions. जो कि एक this entire story is about a king. Okay? ये king जो है इसको लगता है कि अगर इसके दिमाग में तीन questions आते हैं, उसे लगता है अगर इन तीन questions के आंसर्स उसको मिल जाएंगे, परफेक्ट आंसर्स उसको मिल जाएंगे, तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. एंड हर किंग क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, उसको जनरेशन्स तक लोग याद रखें, उसे नेम मिले, उसे बहुत सारा फेम मिले. एंड जस्ट लाइक एनी अदर किंग, ये किंग भी वही चाहता था, वो सक्सेसफुल होना चाहता था. सो ही थॉट ऑफ थ्री क्वेश्चंस. अब उसने सबको बुलाया कि मुझे बताओ कि ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इनके मुझे परफेक्ट आंसर्स दो. लोगों ने दिए भी, बट उसको किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. कौन से वो थ्री क्वेश्चंस थे? एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल गेट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, अ मोरल, जिससे शायद हमारी लाइफ भी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी. एंड दिस ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, लेट्स बिगिन विद इट. नाउ the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? अब किंग के दिमाग में जो तीन क्वेश्चंस आए थे, अब यहाँ पे द वर्ड सर्टेन, दिस मीन्स कि किसी पर्टिकुलर किंग, हमारे पास नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर किंग के दिमाग में तीन क्वेश्चंस आए थे. The first question is, what is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब करो, जब मतलब बस चालू करो, कोई सही और गलत टाइम नहीं होता. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हर काम को करने का एक सही टाइम होता है. द किंग वॉन्टेड टू नो कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है. Second, which people should he listen to? He is a king. बहुत सारे लोग हैं जो उसको सही एडवाइस करेंगे, बहुत सारे लोग उसको गलत एडवाइस भी करेंगे. तो उसे सुनना किसकी चाहिए? उसके काउंसिल मेंबर्स की, मतलब जो लोग उसे एडवाइस करते हैं, उसकी फैमिली की, उसके फ्रेंड्स की. वो किसकी सुने? What is the most important thing for him to do? Because he is a king, he has a lot of responsibilities. उसको अपनी लोगों का ख्याल रखना है, उसको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसे अपना किंगडम को बहुत एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन था दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके दिमाग में था कि अगर उन्हें इस तीन क्वेश्चंस का मतलब और इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाए, देन ही विल नेवर फेल. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब किंग ने क्या किया? हर जगह अपने मैसेंजर्स भेज दिए. मैसेंजर्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु कैरीज योर मैसेज. मतलब जैसे मैं आपका संदेश लेके अगर कहीं जा रही हूँ, स्पेशली अगर मुझे कोई बिजनेस के काम से जाना है या मुझे कोई पॉलिटिकल काम से जाना है, तो आई विल बी नोन एज अ मैसेंजर. सो किंग के जितने भी संदेश वाहक थे, जितने भी मैसेंजर्स थे, उन्होंने उन्हें अपने राज्य में हर जगह, आजू बाजू वाले सभी राज्यों में सब जगह भेज दिया. एंड उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर देगा, आई विल गिव हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी. सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज सम मतलब मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा. नाउ many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बहुत लोग आए, सब लोगों का, क्योंकि जितने अलग अलग लोग, जिस तरीके के लोग, उनकी वैसी विचारधारा, तो सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे. तो किंग को बहुत अलग आंसर्स मिले. किंग को एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. Now, what was the first question? What is the right time to begin something? किसी काम को करने का सही वक्त क्या है? लोगों ने कहा कोई सही वक्त नहीं होता. आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें आप हर काम सही टाइम पे कर सकते हो. ठीक है? एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और आपको एकदम प्रॉपरली वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए.
Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. So अब अगर उसने टाइम टेबल सेट कर लिया तो वो हर काम सही टाइम पे कर पाएगा. जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं टू सेट अ टाइम टेबल, इतने बजे उठो, इतने बजे करो. यूजुअली हम वो फॉलो नहीं कर पाते, राइट? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बहुत सारे लोगों ने कहा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ का राइट टाइम हमें कैसे पता होगा. अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से किसी अपने नेबरिंग किंगडम ने हम पे अटैक कर दिया, तो हम प्री प्लान तो हो नहीं सकते, हमें कैसे पता होगा. सो दे सेड कि कोई पर्टिकुलर टाइम है ही नहीं, कोई राइट टाइम नहीं है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. उन्होंने कहा कि कोई काम को करने का सही टाइम नहीं होता. Exactly आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. So what you are supposed to do, just majorly focus, ठीक है, कि आपको बस रहना चाहिए कि आप कोई foolish pleasures, मतलब आप अपने pleasurable activities में अगर बिजी हो वो मत करो. और एज पर द प्रायोरिटी, किस काम को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए एज पर द सिचुएशन, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. नाउ yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. बाकी लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि जो किंग है उसको एक काउंसिल चाहिए वाइस मैन का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ काउंसिल? काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके जो किंग होता है उसको सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं बिजनेस मैटर्स में. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, मतलब अगर मेरे साथ मेरे लोग हैं वो मुझे बताएंगे दैट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट. ओके, नाउ this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. कभी कभी हम इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हम सही तरीके से देख नहीं पाते, परख नहीं पाते. तो उन्होंने कहा कि आप अकेले डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. कुछ लोगों ने कहा दैट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके पास बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, बहुत अर्जेंट मैटर होता है जिसको आपको डील करना पड़ता है. उस वक्त आप अपनी टीम का वेट नहीं कर सकते. सो देयर आर टाइम्स जब आपको डिसीजंस विद इन मिनट लेना पड़ता है, विद इन हाफ एन आवर लेना पड़ता है. आप पूरी टीम को एक साथ ला ही नहीं सकते. तब इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी दे शुड लुक इनटू द फ्यूचर. बड़े महान लोग थे, उन्होंने कहा कि सर देखो, आपके लिए अगर आपको राइट टाइम जानना है तो आप ना किसी मैजिशियन को बुला लो. ओके, वो आपको बताएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है. अब जब हमें पहले से पता रहेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, राइट टाइम भी पता चल जाएगा. सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. ओके, नाउ 3 questions. In their answers to the second question, some said, what was the second question? The second question was कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए. So some said that the people most necessary to the king were his counselors. किसकी बात सुननी चाहिए? उसके एडवाइजरीज की, जो लोग उनको एडवाइस करते हैं. काउंसलर्स मीन्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो आपको एडवाइस करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा उनकी बात सुननी चाहिए. Others said the priest. अब जो लोग बहुत रिलीजियस थे, जो लोग भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने कहा काउंसलर्स वगैरह आपका कुछ नहीं करेंगे सर, आप प्रीस्ट की बात सुनो, जो पुजारीज होते हैं ना, उनकी आप बात सुनो, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू गॉड, सो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स. ओके, सो यू शुड लिसन टू देम. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और बाकी लोगों ने कहा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सोल्जर्स. क्यों? क्योंकि कभी वॉर होता है तो वही तो आपके लिए लड़ते हैं, वही आपकी पूरी आर्मी को, आपके पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं आपके सोल्जर्स. सम सेड साइंस. ओके, सॉरी. एंड टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन वाज
द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाट लाइक जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा मैटर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों ने कहा साइंस। अगर आपको साइंस पता है सो यू कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। अदर्स चोज फाइटिंग। उन्होंने बोला आप किंग हो, आपका काम है आपने पूरे राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य को बढ़ाना, जिसके लिए आपको वॉर्स फेस करने पड़ेंगे और लोगों से वॉर करना भी पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइटिंग। एंड बाकी लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, भगवान में अपना ध्यान लगाइए। नाउ as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. किंग को किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी, उसको लगा हर कोई अलग अलग बात कर रहा है, अगर मेरे 3 सिंपल क्वेश्चन है तो परफेक्ट आंसर चाहिए, उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead मतलब अब इतने सारे जो उसको एडवाइसेस मिले, उसने सोचा ये सब मुझे नहीं करना, और ही डिसाइडेड कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट मीन्स एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ अकेले जीने का डिसाइड किया है, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, यूजुअली रिलीजियसली। ओके, सो हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ओके, हम जो संत तरीके से कहते हैं जिन्हें। So now who was widely known for his wisdom? Now this hermit, ये जो hermit था, इसको हर कोई, इसकी जो मतलब इसके बारे में लोग दूर दूर तक जानते थे, एंड ये फेमस था अपने विजडम के लिए। विजडम मतलब जिस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, और गुड जजमेंट, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है। सो इस हर्मिट के पास बहुत विजडम था, एंड ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी। तो राजा ने सोचा कि अब मैं इस हर्मिट के पास जाके क्वेश्चन करता हूँ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट को वो नहीं बुला सकता था क्योंकि हर्मिट वुड में रहता था। वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था। ओके, पेड़ के अंदर नहीं रहता था, फॉरेस्ट में रहता था। सो ये जो हर्मिट था, इसने वो फॉरेस्ट कभी नहीं छोड़ा। तो अगर आपको उससे मिलना है, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। अब वो ऐसा नहीं है कि आप हाथियों पे जा रहे हो, घोड़ों पे जा रहे हो, तो वो आपसे नहीं मिलेगा। वो सिर्फ सिंपली आपको उसके पास जाना पड़ेगा एज एन ऑर्डिनरी मैन, एज अ साधारण व्यक्ति। ओके, तो आप अगर तब उसके पास जाओगे तो सिर्फ तब आपसे मिलेगा। So, before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. So, king जो था वो अपने राज्य से, अपने जो महल से, तो वो अपने प्रॉपर जो है उनकी जो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके साथ ही निकले थे। लेकिन बस हर्मिट की जो हट थी उससे थोड़े दूर पहले उन्होंने वो घोड़े को और उसके अपने बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ दिया, और फिर वो उन्होंने बाकी का पूरा जो रास्ता था उसे पैदल ही तय किया। नाउ एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचा, उसने दूर से ही देखा कि हर्मिट जो था, एक तो वो बहुत ओल्ड था और वो डिग कर रहा था। डिग मतलब खोदना। ओके, तो वो जमीन पे जो सीड्स डालना होता है ना, तो हम कैसे छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, तो वो उस तरीके से जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो हर्मिट था, उसको नहीं लगा ओ माय गॉड मेरे साथ तो राजा मिलने आया है, तो पैर छू रहा है या कुछ नहीं। वो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीट? ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, किसी को हेलो हाय बोलना, दैट इज नोन एज टू ग्रीट समवन। ओके, तो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया और वो वापस खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली। अब जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और वो बहुत वीक भी था, और जैसे जैसे वो डिग कर रहा था वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब किंग जो था वो हर्मिट के पास गया और उसने उनसे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस।
मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और वो अपने 3 क्वेश्चंस हर्मिट के सामने रखता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं चाहता हूँ मैं हर काम सही समय पे करूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं? एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और वॉट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है कौन से बिजनेस, कौन से मैटर्स, मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मुझे अपने सोल्जर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे राज्य में जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए? तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने सुन लिया बट उसने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना कंटिन्यू कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब किंग को दिख रहा था कि वो बहुत वीक है, ही इज़ वेरी ओल्ड, तो उसने बोला आप बहुत थक गए हैं। एंड देन लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। एक काम कीजिए, आप जो हम जब फावड़ा होता है ना जिससे हम ज़मीन में खोदते हैं, ओके, सो इट्स लाइक दिस, जो एक ऐसा होता है एंड पूरा इस तरीके से आप उसको खोदने के लिए यूज़ करते हो, तो इट इज़ वाइड एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेड। ओके, सो दिस स्पेड इज फावड़ा। सो वो उससे बोलता है आप मुझे ये दे दीजिए, मैं आपकी जगह खोद देता हूँ। तो हर्मिट ने बोला थैंक यू एंड यू नो एंड ही, मतलब उसने उसको किंग को अपना स्पेड दे दिया एंड ही सेड थैंक यू। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट बहुत थक गया था तो वो ज़मीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, मतलब किंग ने 2 पूरी क्यारियाँ खोद दी थी, ठीक है। He stopped, beds means जो पूरे क्यारियाँ होती हैं। He stopped and repeated his questions. उसको लगा यार अब तो मैं हर्मिट की मदद भी कर रहा हूँ, तो अब मैं फिर से क्वेश्चंस करता हूँ। सो उसने खोदते खोदते ही हर्मिट से वापस अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. सो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेचिंग आउट मीन्स अपना हाथ बढ़ाया, ये कहने के लिए कि आप एक काम करो, स्पेड मुझे दे दो वापस। ओके, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। आप रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। सो किंग ने सोचा ये इतने वीक हैं, कैसे करेंगे, मैं ही कर देता हूँ। किंग ने उन्हें रिटर्न नहीं किया एंड ही कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, अब तो सूरज भी ढल गया था। The sun went down behind the trees means सूरज ढल गया था। And at last the king stuck the spade into the ground. फाइनली किंग भी थक गया था, तो उसने जो स्पेड जो था उसको जोर से किया तो वो जमीन में फंस गया। सो स्पेड इनटू द ग्राउंड, यू नो स्टक मतलब होता है स्टिक कर देना, रख देना। एंड ही सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उसने कहा मैं आपके पास आया था, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनके जवाब लेने के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. अरे देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। Now, क्या उस राजा को उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे? अब हर्मिट ने उसके क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं दिए और ये कौन दौड़ते हुए आ रहा था? So we will get to know about all these things, but before that, a quick comprehension check. So, why did the king want to know answers to 3 questions? किंग उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्यों जानना चाह रहा था? Obviously, because he wanted success, right? So, he did not want to fail in his life and that is why he thought that अगर उनको इस तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए तो he would never fail in his life. So the simple answer would be the king wanted to know answers to the 3 questions because he wanted a successful life and he thought that if he will get to know the answers of these 3 questions, he will never
fail in his life, right? Now the second question says, messengers were sent throughout the kingdom. अब किंग ने जो हर जगह अपने मैसेंजर्स को भेजा था वो किस लिए भेजा था? नाउ द फर्स्ट आंसर सेज टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट. नाउ टू फेच वाइज मैन मतलब समझदार लोगों को ढूंढने के लिए. टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस का मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वो जो वाइज हर्मिट था उसको ढूंढने के लिए. टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या उसने इसीलिए मैसेंजर भेजा था ताकि जो लोग उसके आंसर्स दे सकेंगे वो उनको एक रिवॉर्ड देगा, पैसा देगा. सो ऑब्वियसली समझदार लोगों को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था, हर्मिट को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था, उसने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था. उसने भेजा था ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और जिसे वो एक अच्छा रिवॉर्ड दे सके. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. सो वी हैव मार्क्ड आवर चॉइस. सो नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे क्या उस किंग को वो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं. इस कहानी में वो कौन सा मोरल है जो हमारी लाइफ को भी सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करेगा, और क्या होता है ये एक्चुअली दौड़ के आया कौन. सो ऑल दीज थिंग्स विल गेट टू नो इन आवर नेक्स्ट. वेलकम ऑल द किड्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस. सो 3 क्वेश्चंस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक किंग के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको लगता है कि अगर उस 3 क्वेश्चंस का उसको आंसर मिल जाता है तो वो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा, उसको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी. अब इसके लिए वो मैसेंजर्स भिजवाता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, लेकिन उसे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता. फिर वो डिसाइड करता है एक हर्मिट के पास जाने के लिए, और वो जो हर्मिट होता है वो उसको आंसर नहीं देता. सडनली वो लोग एक डिगिंग कर रहे होते हैं, जो हमें क्यारियाँ जो बनाते हैं सीड्स सो करने के लिए, जो सीड्स को हम जब ज़मीन में डालते हैं तो उसके पहले क्यारियाँ बनानी होती है. तो वो लोग किंग उस हर्मिट की हेल्प कर रहा होता है उस क्यारी को बनाने में. तभी वो लोग देखते हैं, किंग फिर उससे पूछता है कि सर प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन का आंसर्स दे दो, नहीं देना है तो बता दो, मैं चला जाता हूँ. तब वो बोलता है देखो पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा है. अब हम इस पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. तो जैसे ही किंग पलटता है वो देखता है कि उनकी तरफ एक बियर्डेड मैन, मतलब जिसकी काफ़ी लंबी दाढ़ी है, वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है. बियर्डेड मीन्स जिसकी लंबी सी दाढ़ी है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके जो हाथ थे it was pressed again, मतलब उसने अपने पेट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, दबाया हुआ था, वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो किंग तक पहुंचा तो वो बेहोश हो गया. फेंट का मतलब होता है टू लूज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मतलब चेतना. तो वो अपनी चेतना खो बैठा और वो ज़मीन पे गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. अब जैसे ही वो गिर गया तो किंग और हर्मिट उसके पास गए. उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने उसके कपड़े हटाए तो देखा उसके पेट पे एक बहुत गहरी चोट लगी हुई है जिससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है. जो ये वर्ड है वुंड, वुंड का मतलब होता है घाव. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. किंग ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और उससे उस खून को रोकने की कोशिश करी, बट खून इतना ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि घाव बहुत गहरा था, ब्लड रुक ही नहीं रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. किंग उसने अच्छे से वॉश करके उसको बहुत बार रीड्रेस किया मतलब बार बार कपड़ा लगाया और फाइनली खून बहना बंद हो गया. The man felt better and asked for something to drink. अब वो जो मैन था उसको थोड़ा बेटर लगा, जो बियर्डेड मैन था, उसने बोला मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए.
द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग तुरंत जो था वो फ्रेश वाटर लेके आया, उसने उसे दिया. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब क्या हुआ था, अब सन सेट हो चुका था, रात हो चुकी थी, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चलने लग गई थी. तो किंग ने हर्मिट की हेल्प के साथ उस मैन को उठाया. वो जो वुंडेड मैन था वो अपने आप तो चल नहीं सकता था, तो हर्मिट की हेल्प से उसको उठाया और उसको जाके बेड पे लेटा दिया. लेड हिम का मतलब होता है लिटा देना. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वो जो आदमी था उसने चुपचाप बस अपनी आंखें बंद करी और लेट गया. ले क्वाइट मतलब चुपचाप लेट गया. द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब किंग को थोड़ी ना आदत है कि वो रोज़ जो है इतनी सारी बेड्स डिग कर रहा है या वो इतना चल के किसी के पास जा रहा है, तो वो भी काफ़ी थक गया था. तो जैसे ही उसको टाइम मिला वो भी ज़मीन पे सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो सुबह उठा तब उसको यहाँ पे उसको ही टुक सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, क्योंकि रोज़ जब वो सुबह उठता है वो अपने आलीशान महल में कंफर्टेबल बेड में होता है. 2 मिनट लगे उसको कि मैं हूँ कहाँ पे, एंड देन ही रियलाइज्ड कि वो तो हर्मिट की हट पे है. और देन ही गॉट टू रिमेंबर कि वो जो बियर्डेड मैन था वो बेहोश हो गया था. उसे मतलब वो बहुत ज़्यादा वुंडेड था, चोट आई थी उसको, लेकिन वो था कौन, किंग को कोई आइडिया नहीं था. अवेक का मतलब है यहाँ पे जो अवोक है इसका मतलब है जब वो उठा. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही किंग उठा तो जो बियर्डेड मैन था उसने हाथ जोड़ के किंग से माफ़ी मांगी. Forgive me. अब किंग को कोई आइडिया ही नहीं था कि इसको क्या हुआ, ये मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है. I do not know you and have nothing to forgive you for. किंग ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, I do not know you, and मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूं. I have nothing to forgive you for. मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं. Said the king, you do not know me but I know you. जो bearded man था उसने कहा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका वो एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ, who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी. स्वर रिवेंज का मतलब होता है जैसे हम ठान लेते हैं कि इससे तो मुझे मतलब रिवेंज प्रतिशोध लेना ही है, इससे मुझे बदला लेना ही है, उसको बोलते हैं स्वर रिवेंज. स्वर का मतलब होता है कसम खाना. तो मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और आपने हमारा पूरा राज्य जो था उसे सीज कर लिया था. अब सीज का मतलब होता है फोर्सफुली कोई चीज़ को लेना. तो वो जो राजा था उसने उसके भाई का और उसका पूरा जो किंगडम था उसको फोर्सफुली ले लिया था और उसके भाई को मार दिया था. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे ये पता चला कि आप इस हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं. तो मैंने I made up my mind का मतलब होता है मैंने मन बना लिया था कि जब आप वापस घर जाएंगे तब मैं आपको मार डालूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए. अब राजा कहाँ था, राजा हर्मिट की हेल्प कर रहा था, वो उसके लिए डिगिंग कर रहा था, इसलिए राजा वापस नहीं आया. So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो जहाँ वो छुपा हुआ था राजा पे अटैक करने के लिए, अब जब राजा शाम तक नहीं आया तो उसको लगा कि राजा कहीं निकल तो नहीं गया, कहीं हो सकता है मैंने देखा नहीं हो. लेकिन तब मैं अपनी जहाँ मैं छुपा था, हाइडिंग प्लेस मतलब जिस प्लेस पे मैं छुपा था, वहाँ से मैं बाहर आया पर आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को आइडेंटिफाई करना, किसी को पहचान लेना. एंड वूंडेड मी, और उसने मुझ पे अटैक किया और मुझे चोट लग गई. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped
एस्केप्ड हिम। एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना, मतलब किसी से कहीं से भाग जाना। तो मैं उससे तो भाग गया, बॉडीगार्ड से अपनी जान बचा के मैं भाग गया, लेकिन अगर आप मेरे ज़ख्म को पट्टी नहीं करते, अगर आप मेरे जो मेरा पूरा वूंड है उसको रीड्रेस नहीं करते, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आप ही ने मेरी जान बचाई है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. अब अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ही फेथफुल तरीके से, फेथफुल मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो रिलायबल होता है, आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो अपने हु इज़ ट्रू टू वंस वर्ड, मतलब जो अपनी बातों का पक्का होता है, मतलब आपको वो कभी भी धोखा नहीं देगा। तो मैं बहुत फेथफुली अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा करूंगा और मेरी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मेरे बच्चे जो हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा में जो है वो व्यतीत करें। अब forgive me. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. So उसने बोला मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। किंग बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक राजा के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर हर कोई उसका एनिमी होगा तो उसके लिए एक मतलब पीसफुली राज करना, पीसफुली अपने किंगडम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक बंदा जो उसको मारना चाहता था, आज वो ही उसका सबसे बड़ा फेथफुल इंसान बन चुका है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो राजा बहुत खुश हुआ कि उस एनिमी के साथ उसने पीस कर लिया, मतलब उसके साथ सब शांत हो गया एंड उसने उसको एक फ्रेंड बना लिया है। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked out for the hermit. अब इसमें राजा ने उसको प्रॉमिस भी किया कि तुम जो हो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, प्लस तुम जब तक यहाँ पे हो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो तुमको देखेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी मतलब तुमसे मैंने ली हुई है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मैंने सीज की थी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वो भी बहुत खुश हो गया। अब राजा उठा और उसको हर्मिट के पास जाना था, क्योंकि अब उसको अपने राज्य वापस जाना था। तो उसने सोचा कि एक बार लास्ट चांस लिया जाए, यार पूछें तो भाई आंसर दे रहे हो या नहीं। सो द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। लुक्ड अराउंड मतलब उसने हर तरफ हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो चाहता था कि एक बार और वो अपने क्वेश्चंस का आंसर्स जान ले, हो सकता है हर्मिट इस बार आंसर्स दे दे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट अपने घुटनों पे बैठ के वो जो जितने भी उसने कल जो खुदाई की थी जहाँ पे सी सो करने के लिए, वो सारी सीज को सो कर रहा था। The king went up to the hermit and said, For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. जाने से पहले उसने बोला फॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। You already have been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब hermit तो नीचे है, वो पूरा खोद रहा था, मतलब वो पूरा जो है सी को सो कर रहा था। तो उसने किंग की तरफ देखा और कहा आपके जवाब तो आपको मिल चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो किंग जो था वो शॉक हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मेरे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिला है मुझे? व्हाट डू यू मीन? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। किंग बोलता है कि मेरे आंसर्स तो मुझे नहीं मिले, आपने तो मुझसे बात ही नहीं करी। तब हर्मिट बोलता है क्या तुम नहीं देख रहे हो? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल तुमको मुझ पे दया नहीं आती, पिटीट का मतलब होता है किसी के लिए सिंपैथी करना, किसी पे दया करना। अब हर्मिट इतना वीक और इतना ओल्ड था कि जब वो डिग कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था, हाँफ रहा था। तो किंग ने उसकी हेल्प करी। किंग ने बोला आप मुझे दे दीजिए। तो हर्मिट ने कहा अगर कल तुम मुझ पे दया नहीं करते और कल अगर तुम वो जो पूरे जो बेड्स हैं उनको डिग करने में मेरी हेल्प नहीं करते और तुम चले जाते तो क्या होता? Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me.
तब वो आदमी, ये जो बियर्डेड मैन है, वो तुम पे अटैक कर चुका होता और तब तुम ये विश कर रहे होते, काश मैं हर्मिट के पास ही होता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम वो जो बेड्स थे वो डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. अब किंग के 3 क्वेश्चंस क्या थे? पहला, किसी भी सही काम को करने का सही टाइम क्या होता है हमारी लाइफ में. सेकंड क्वेश्चन, हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है, किस आदमी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है. तो हर्मिट ने कहा उस मोमेंट पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मेरे लिए वो गड्ढे खोदना. सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था मैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना था वो ये था कि तुम उस वक्त मेरे लिए अच्छा सोचो. आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. बाद में जब वो जो wounded, जो जख्मी मैन था, जब वो दौड़ते हुए आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था कि हम उसकी हेल्प करें, उसका केयर करें. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वूंड्स, अगर तुमने उसके जख्मों का उसमें पूरी मदम पट्टी नहीं की होती तो वो मर जाता. एंड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वो तुमसे, आज वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुमसे पीस किए बिना ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी था वो इंसान, और सबसे ज़रूरी काम था कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करो. रिमेंबर, then there is only one time that is important and that time is now. So तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अब, now. बिकॉज फ्यूचर को हम नहीं जानते, पास्ट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अब. It is the most important time because it's the only time we have any power to act. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि सिर्फ इसी टाइम में हम कुछ कर सकते हैं. फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं, पास्ट के बारे में हम अफसोस कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. इस वक्त मेरे साथ कौन है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो आपके लिए उस जिस भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपके साथ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी कोई आपके साथ है ही नहीं. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होगा, क्या हम किसी और से मिलेंगे. हो सकता है भूकंप आ जाए, सब खत्म हो जाए. हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको कुछ हो जाए, सामने वाले को कुछ हो जाए. So the most important person is right now you, the person who is with you. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. अब सबसे ज़रूरी काम होता है जिसके साथ आप हो उसके लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि हम इसी पर्पस से इस लाइफ में आए हैं. हमें ये लाइफ मिली है ताकि हम लोगों के लिए अच्छा करें. तुम एक राजा हो, राजा को अपनी पूरी प्रजा का ख्याल रखना पड़ता है. उसको हर जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, उन सब से डील करना पड़ता है. वो चाहता है कि एक सुख शांति से भरा राज्य हो. इसके लिए मतलब बेसिकली वो लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है. तो इस तरीके से हर्मिट ने किंग के तीनों क्वेश्चंस को आंसर किया. पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है? अब. आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है? जो तुम्हारे साथ है. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? कि जो तुम्हारे साथ है उस वक्त तुम उसके लिए अच्छा करो. सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोरल मिलता है हमको स्टोरी से. 3 क्वेश्चंस जिसको अगर हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो शायद हमें भी कभी फेलियर को नहीं देखना पड़ेगा. वी विल बी अ लॉट सक्सेस देन व्हाट वी आर राइट नाउ. हमें बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, प्लस हम बहुत हैप्पी रहेंगे क्योंकि हम आज में जी रहे हैं. नाउ here we finish our first chapter, the reading part of our first chapter, 3 questions. Welcome to all of you. So अभी हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर 3 questions from the book Honeycomb. In the last video हमने अपना फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग पार्ट पूरा कंप्लीट किया था, and now we are going to start with the question answers. So let's begin.
The first question which is there in the book is complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. So इस तरीके से sentences दिए हुए हैं and box में हमको 5 options दिए हुए हैं. So let's start reading. Many wise men answered the king's questions. बहुत सारे लोगों ने किंग के क्वेश्चंस को आंसर किया and now the options are but the bleeding would not stop, to answer 3 questions, but their answers were so worried that the king was not satisfied. So many wise men answered the king questions, but their answers were so worried that the king was not satisfied. इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने किंग के क्वेश्चंस को आंसर किया लेकिन उनके आंसर्स इतने डिफरेंट थे कि किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. Now let's see the second question. Someone suggested that there should be a council of wise men. किसी ने सजेस्ट किया कि एक काउंसिल होना चाहिए वाइस मैन का. अब लेट्स सी द ऑप्शंस. सो ब्लीडिंग तो ये तो हो ही नहीं सकता. टू आंसर 3 क्वेश्चंस एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. तो लोगों ने सजेस्ट किया था कि किंग के पास एक ग्रुप होना चाहिए पीपल का जो कि उसे बता सके कि सही काम को करने का सही टाइम क्या है. सो हमारा आंसर होता है 5th one, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. नेक्स्ट इज समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. नाउ किसी ने कहा कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए. तो टाइम टेबल के साथ क्या होता है कि हमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. तो हमारा आंसर हो जाता है 4th one एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. अब किंग ने रिक्वेस्ट किया था हर्मिट से. क्या रिक्वेस्ट की थी? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, राइट? And the last one is the king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. अब ये सारे answers जो हैं are written in the next slide. So many wise men answered the king's questions, but their answers were so worried that the king was not satisfied. Someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at the right time. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. The king requested the hermit to answer 3 questions. The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. Okay, now let's move to the next question. Why was the king advised to go to the magicians? अब मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी. Okay, so the question is, लोगों ने किंग को क्यों एडवाइस किया कि उसे magicians के पास जाना पड़ता है, कि उसे magicians के पास जाना चाहिए. So first think about it and now let's discuss the answer. And अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता हुआ होगा then do tell me. So the answer is the king was advised to go to the magicians as in order to decide the right time to do something, one needs to know the future and only magicians can look into the future. So अब मैजिशियंस क्या करते हैं? किंग को चाहिए था कि उसको हर काम को करने का राइट टाइम पता चल जाए. अब ये तो सिर्फ तब हो सकता है जब उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है. इसीलिए बहुत सारे उनके जो समझदार लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक मैजिशियन के पास जाओ और वो आपको पहले से बता देंगे क्या होने वाला है, आप टाइम डिसाइड कर लेना. इसीलिए नाउ लेट्स लर्न द आंसर, अंडरस्टैंड द आंसर. The king was advised, the same thing, the king was advised to go to the magicians as in order to decide the right time to do something. ये जानने के लिए कि कोई काम को करने का सही वक्त क्या होता है, one needs to know the future. किसी को जानने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड ओनली मैजिशियंस कैन लुक इनटू द फ्यूचर. और सिर्फ मैजिशियंस जो होते हैं दे कैन लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब वो बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. सो क्लियर विद द फर्स्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? Okay, again I'm not showing you the answer. So लोगों ने बोला जो सेकेंड क्वेश्चन था किंग का कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मैं किसको सबसे ज़्यादा, मेरे को किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए थे. कौन कौन की ज़रूरत है?
सो द आंसर इज, लोगों ने सजेस्ट किया दैट प्रीस्ट, पुजारी, भगवान की शरण में जाइए। दूसरा, डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर कल को कुछ हो गया, मान लो आप किसी वॉर में गए और आपको चोट लग गई, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? डॉक्टर्स एंड द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, जो आपके सलाहकार हैं, जो आपके राज्य में जो आपको सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सो ये तीन लोगों ने सजेस्ट किए, एडवाइस बेसिकली द काउंसलर्स, फिर प्रीस्ट और एक डॉक्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस were made in answer to the third question? The most important things suggested by king's people were science, fighting and moreover religious worship. तो लोग जो उसका जो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा काम है, तो उसके लिए उनको जो सजेशंस मिले थे वो थे कि साइंस, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें। फाइटिंग, अगर एक राजा को क्या करना होता है, उसको अपना राज्य प्रोटेक्ट करना होता है, प्लस एक्सपैंड करना होता है, बढ़ाना होता है। दोनों ही चीज़ के लिए उसको क्या ज़रूरत है? अपने फाइटर्स की ज़रूरत है, राइट? सो फाइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बिना वॉर के वो कैसे किसी दूसरे का राज्य जो है वो अपने से ऐड करेगा? सो फाइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला रिलीजियस वर्शिप, भगवान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स अ थर्ड आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन इज, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? सो जितने भी समझदार लोग थे, क्या उनमें से किसी को भी रिवॉर्ड मिला? सो आंसर इज येस और नो। The answer is no, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला, बिकॉज किंग को सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ। उसको ये लगा यार सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड एज दे गेव डिफरेंट आंसर्स टू द किंग्स क्वेश्चंस एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो किंग ने बोला मैं रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ तो क्यों दूँ? तो किंग ने बोला मैं किसी को नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? अब किंग और हर्मिट ने वुंडेड मैन को कैसे हेल्प किया था? कैसे हेल्प किया था? वो आ गया था जब उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रहा था, उसको खून बह रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया? टाटा बाय बाय टेक केयर तो बोला नहीं था। सो लेट्स सी द आंसर। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट रिमूव द वुंडेड मैन्स क्लोथ्स। सो विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट मतलब उस हर्मिट की हेल्प लेके पहले उन्होंने उसके कपड़े हटाए, वॉश्ड हिज वुंड, उसके पूरे घाव को वॉश किया एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। उसके बाद उन्होंने पूरा उसको अपने जो रुमाल था उससे उसे कवर कर दिया। ही रीड्रेस्ड इट टिल द ब्लड स्टॉप्ड फ्लोइंग। सो आंसर यहाँ तक लिख के मत आना, बिकॉज वहाँ पे उनका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने रीड्रेस किया तब तक जब तक खून निकलना बंद नहीं हो गया। सो दैट्स हाउ यू फिनिश योर आंसर। सो पहले उन्होंने उसके कपड़े हटाए, उसके वूंड को वॉश किया, फिर उसको अपने हैंडकरचीफ से ड्रेस किया और फिर रीड्रेस किया तब जब तक उनका वूंड पूरी तरीके से उसमें जो खून जो आ रहा था वो बंद नहीं हो गया। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। हु वॉज द बियर्डेड मैन? हु वॉज द बियर्डेड मैन? डेफिनेटली इट वॉज नॉट स्नोमैन, राइट? द बियर्डेड मैन वॉज द स्वॉन एनिमी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वॉन एनिमी, प्लीज रिमेंबर, of the king who wanted to take revenge as the king had killed his brother and had taken away all his property. So जो bearded man था वो एक sworn enemy था किंग का, क्योंकि किंग ने उसके भाई को मार डाला था और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया था। सो टेकन अवे का मतलब होता है सीज, ओके? सो रिमेंबर दिस थिंग, sworn enemy is an important keyword। रिवेंज लेना था उसको क्योंकि उसने उसके भाई को किल कर दिया था और उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर को देने के लिए। नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? वो जो बियर्डेड मैन था उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? ये आंसर तो बहुत सिंपल है, राइट?
उसने इसीलिए माफ़ी मांगी क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई थी, जबकि वो किंग को ही मारने आया था. सो लेट्स सी हाउ आई हैव रिटन दिस आंसर, हाउ वी हैव टू राइट दिस आंसर. He had sworn revenge on the king, but the king had saved his life by dressing his wound. Again, इसमें same keyword आ रहा है. Please remember this thing कि उसने revenge लेने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन किंग ने ही उसको सेव किया by dressing his wound. The bearded man felt grateful and asked for forgiveness. उसको इतना ज़्यादा grateful लगा कि मैं इनको मारने आया था और इन्होंने ही मेरी जान बचाई है, कि उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली. So felt grateful and asked for forgiveness. Forgiveness means क्षमा मांगी, right? So are we clear with this one? Moving forward. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? So किंग जो थे उन्होंने उसको माफ़ कर दिया. तो उसको माफ़ करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, उन्होंने क्या किया था उन्होंने? पहली चीज़, टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग प्रॉमिस्ड, उन्होंने उसे प्रॉमिस किया टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने जो सर्वेंट्स हैं और जो अपना डॉक्टर है उसको भेजेंगे ताकि उसका वुंड प्रॉपरली हील हो जाए और लोग उसका ख्याल रख सकें. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ही वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी. द किंग वॉज हैप्पी. सेकेंड पॉइंट, उसने क्या किया? द किंग ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी. सो द किंग वॉज हैप्पी कि उनका जो दुश्मन था आज उनका दोस्त बन गया है. तो दो चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी, पहला कि मैं तुमको अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, एंड सेकंड, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जो मैंने सीज की थी वो रिटर्न कर दूंगा. कूल. मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what were the hermit's answers to the three questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? Now ये एक क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स में है, बिकॉज इसमें वो ये पूछ रहा है कि जो हर्मिट ने तीनों क्वेश्चंस के क्या आंसर्स दिए एंड आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट आंसर क्या था कि आपके लिए सबसे ज़्यादा राइट टाइम पे, मतलब कैसे पता चलेगा किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन द किंग वॉज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट. हर्मिट ने क्या बोला कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे ताकि मैं सो कर सकूं, क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते और मान लो तुम्हें लगता कि अरे यार ये तो आंसर्स ही नहीं दे रहा है, कौन बैठे यहाँ पे, और मैं चला जाता अगर, तो तुम पे वो जो बियर्डेड मैन था वो अटैक कर देता, हो सकता है तुम मर भी जाते. सो द हर्मिट देन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प हिम. और सेकेंड, जब वो वुंडेड मैन आया, जो बियर्डेड मैन आया, जब वो उसको बहुत बुरा जख्म लगा था, तब सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टाइम था कि आप उसकी केयर करो, उसको जो इतना जो जख्म लगा है उसकी आप केयर करो. सो दैट वॉज द फर्स्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड आंसर. The most important time was when the king was dressing the man's wounds. The bearded man was the most important person and the service given to that man was king's most important business. अब second answer उसने दिया कि पहला पार्ट तो हो गया कि भाई जब तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मुझे देखा, तुमको मुझ पे दया आई, तुमने मुझे हेल्प किया, अगर हेल्प नहीं करते तो मारे जाते. तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरी हेल्प करना, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी मैं, और सबसे सही चीज़ उस वक्त करने की कि तुम भैया मेरे लिए कुछ अच्छा करो. सेकेंड आंसर, जब वो वुंडेड मैन आया सबसे पहले उसकी केयर करो, राइट? तो दैट वाज द राइट थिंग टू डू. सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो बंदा जिसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर आप उसको उस वक्त नहीं देखोगे, बोलोगे नहीं मैं तुमको 1-8 घंटे बाद दिखूंगा, तो तब तक तो वो चल बसेंगे, राइट? और लास्ट दैट उस वक्त जो है वो ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, उसका ख्याल रखना, उसके लिए अच्छा करना, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. और लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अब. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज व्हेन वन इज एट द
विथ व्हेन वन इज एट द मोमेंट, जिसके साथ अभी आप हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है. टू डू अ गुड डीड टू द पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. किसी के साथ कुछ अच्छा करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है. आई फील द थर्ड आंसर, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. आप अपने हिसाब से बताओ आपको सबसे सही आंसर क्या लगा. बिकॉज दिस आंसर आई फील ये हमारी सबकी लाइफ में फिट होता है कि फर्स्ट वी शुड लिव इन प्रेजेंट. हमारे आसपास जो है हमें उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए और वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो आई हैव रिटन, आई फील द थर्ड आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. इफ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यूचर. फ्यूचर क्या होता है? हमारा जो प्रेजेंट है उसी से तो फ्यूचर बनता है, राइट? अगर आज हम सब अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, तो इन फ्यूचर सब अच्छा होगा. सो दैट्स द लास्ट एडवाइस, द लास्ट आंसर गिवन बाय द हर्मिट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स. हमको वर्ड्स दिए हुए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, जितने भी हमने चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर में ऑलरेडी हम जो रीड कर चुके हैं, जिनके मीनिंग्स हम समझ चुके हैं, वही वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स के साथ उन्हें मैच करना है. सो द वर्ड्स आर wounded, awoke, forgive, faithful, pity, beds and return. So अब इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं हम फटाफट. wounded का मतलब we know, severely injured, जिसको बहुत ज़्यादा जो जख्मी है. awoke means got up from sleep, मतलब awoke means नींद से जागना. forgive means pardon, pardon का मतलब होता है माफ़ कर देना. okay, then faithful, loyal, पिटी, किसी के लिए सॉरी फील करना, फील सॉरी फॉर. बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. एंड लास्ट वन इज रिटर्न, मीन्स टू गिव बैक. ओके, यूजुअली बहुत सारे बच्चे रिटर्न के साथ बैक यूज करते हैं कि यू रिटर्न बैक माई बुक. रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक. सो बैक ऑलरेडी आ रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. अब हमको इसमें है, इसी पार्ट, क्वेश्चन का एक पार्ट है, इनमें से किसी भी 3 वर्ड्स से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. सो यू कैन चूज एनी 3 वर्ड्स. यहाँ पे आई हैव जस्ट यूज 3 वर्ड्स. पिटी, आई टुक पिटी ऑन अ वुंडेड बर्ड. सो इन अ वे एक तीर से 2 निशाने, 2 वर्ड्स एक ही सेंटेंस में. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, प्लीज प्लांट द सैपलिंग्स इन द बेड्स. So this is how we have made 3 sentences. हम और भी sentences बना सकते हैं, जैसे कि forgive. Okay, so like I broke my mom's favorite vase, but she forgave me. Okay, but she forgave me. Faithful हो गया. pity, so I felt pity for the poor farmer who lost his land. And return, please return my money. Okay, so moving forward. Now this part, before we go to this part, let's understand something. Okay, I have some space here, so I'll make you understand. So जो words होते हैं, जब हम उनके meanings as per the form बदलते रहते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे promise करती हूँ, so I promise you, I promise you and that I will keep my promise. मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस रखूँगी, मतलब मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपना वचन निभाऊँगी. बट हियर यू हैव टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड कि हमें कैसे वर्ड्स का सही फॉर्म यूज़ करना है, राइट? सो अभी हम आगे सेंटेंसेस में यही देखने वाले हैं कि अगर हम उसमें पास्ट टेंस यूज़ करते हैं या उसमें कोई सफिक्स लगा के उसे चेंज करते हैं. सफिक्स मतलब जैसे कि वर्ड है जज, JUDGE. ओके, सो अगर जैसे वर्ड है जज और इस जज में मैं जस्ट अ सेकेंड, अरे ओके, सो अगर द वर्ड इज जज, JUDGE, जज का मतलब न्यायाधीश, जो जज करेगा, जो उसका जज, जो वो जब अब उसने किसी चीज़ को जज कर लिया तो उसने जो फैसला बोला उसको हम बोलते हैं, मतलब उसका जजमेंट सही है या नहीं है, उसका जजमेंट हो जाता है वो. सो जो वर्ड हम बाद में ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स.
अब जैसे है अपॉइंटेड, सो द वर्ड इज अपॉइंटेड। अपॉइंटेड के साथ अगर मैं उसमें ऐड कर दूं, जैसे कि वर्ड है अपॉइंट, ओके ओके, अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए रखना। मतलब अब अगर मैंने आगे इसके लगा दिया डिसअपॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने किसी को निराश किया, डिसअपॉइंट किया। तो जब किसी वर्ड के आगे जो आप कुछ लेटर्स ऐड करते हो और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। पहले फिक्स कर देते हैं और जो बाद में ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स, राइट। इससे जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं। सो अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेट्स क्विकली सी, उसमें फिल अप द ब्लैंक्स हैं। लेट्स सी दिस। सो हियर वी हैव बीन गिवन सम फिल अप द ब्लैंक्स और हमें इसमें वर्ड्स के सही फॉर्म को यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही हैज़ डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश। ओके, सो द वर्ड इज प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। सो हमने किस तरीके से, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी मदद करेगा, प्रॉमिस किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम। सो ही हैज़ promised to help me, do you think he will remember his promise? ओके, तो यहाँ पे ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, he has promised to help me, कि उसने मुझे, क्योंकि उसने कुछ करने के लिए मुझे बोला है, करना, कोई भी डूइंग वर्ड्स जो होते हैं they are verbs, so he has promised to help me। and यहाँ जो ये promise है it's a noun, ओके, कि क्या वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा, क्या एक चीज है जिसे वो याद रखेगा, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ noun. Now we will start doing these questions. The first one is, the dash said that only fresh evidence would make him change his dash. So evidence का मतलब होता है सबूत, ओके। सो जो कोर्ट में होता है ना, जब तक आप मुझे सही सबूत पेश नहीं करोगे मैं आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करूँगा। कौन बोलता है ऐसे? जज बोलता है। सो किसने कहा? जज ने कहा। सो हियर द आंसर विल बी, द जज सेड दैट जब तक आप फ्रेश एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, वुड मेक हिम चेंज, तब तक मैं अपना क्या चेंज नहीं करूँगा। अब जज तो एक पर्सन है, सो मैं अपना जजमेंट चेंज नहीं करूँगा। सो द आंसर इज जजमेंट। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई डिड नॉट नोटिस any serious dash of opinion among the debaters, although they from one another over small points. Now the word is differ. अब हम इस सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं। मैंने इतना कोई मतलब उनके विचारों में इतना कोई मैंने डिफरेंस नोटिस नहीं किया, मुझे आंसर बताना पड़ा आपको। सो आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। जबकि वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में वो लोग अलग अलग सोच रहे थे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्लैंक में डिफरेंस आ जाएगा। व्हाट विल कम इन द सेकेंड ब्लैंक? वो लोग कर रहे थे, अगेन कोई काम है यहाँ पे, तो देयर हियर इट इज यूज एज अ नाउन, डिफरेंस, RENCE, और यहाँ पे आएगा ऑल्दो दे डिफर्ड, DIFFERED। डिफर्ड मीन्स उन्होंने उनके ओपिनियंस में उनके काफ़ी डिफरेंस था और वो लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग बातें कर रहे थे। Next one is, it's a fairly simple question to dash, but will you accept my dash as final? Now the word is answer. How are we going to use it? It's a fairly simple question to, अब इसमें दोनों ही जगह मतलब मुझे आपका जवाब देना है और यहाँ पे, और इसका जवाब देना बहुत आसान है। सो दोनों ही जगह वी विल यूज द वर्ड, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान है, बट क्या आप मेरा आंसर एक्सेप्ट करेंगे? सो इट्स अगेन आंसर।
Okay, so I'm sorry I used it as answer. It's never answer. You always have to say answer. Okay? Because A जो होता है, A का साउंड होता है ए. So इसीलिए हमको answer, ant, aeroplane. This is how we say it. Now let's move forward. It isn't dash. That dash should always be the mother of invention. So हिंदी में भी एक कहावत है. What is it? नेसेसिटी इज़ द नीड ऑफ इन्वेंशन. इंग्लिश में है, सॉरी. नेसेसिटी इज़ द नीड ऑफ इन्वेंशन मतलब ज़रूरत से ही आप कोई चीज़ का आविष्कार करते हैं, राइट. सो इट इज़न्ट डैश दैट शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो व्हाट विल कम हियर? क्या ज़रूरी है ज़रूरत से ही आविष्कार हो? सो इज इट नेसेसरी? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. इट इज़न्ट नेसेसरी. दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेसेसिटी जो होती है वही नेसेसरी है. ओके, तो हमने अगेन यहाँ पे वर्ड के फॉर्म्स चेंज कर दिए हैं. Now let's move to the next question. So we have got 3 more questions. Let's quickly do them. Hermits are dash men. How they acquire their dash? No one can tell. अब hermits जो हैं वो कैसे आदमी हैं? वो wise आदमी हैं, right? समझदार लोग हैं, लेकिन वो ये जो समझ होती है उसको कैसे लेके आते हैं, कैसे वो लोग सीखते हैं, ये किसी को नहीं पता. सो समझदार मतलब वाइज, समझ मतलब विजडम. समझदार मतलब वाइज. मैं एक समझदार टीचर हूँ. आई एम अ वाइज टीचर. मेरे पास समझ है इस काम को करने की. आई हैव द विजडम टू डू इट. Understood? Now let's move forward. The committee has dash to make Jagdish captain of the team. The dash is likely to please everyone. Okay? So अब यहाँ पे कमिटी ने कुछ किया. कमिटी ने एक निर्णय लिया है कि वो जगदीश को कैप्टन बना देंगे. सो निर्णय लेने को, इधर पे भी ये कोई काम कर रहे हैं तो इट्स अ वर्ब. यहाँ पे आएगा द कमिटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. नाउ अब ये जो निर्णय है, उन्होंने निर्णय किया है, ये एक वर्ब है. ये निर्णय है, ये एक चीज की तरह, एक नाउन की तरह बोल रहे हैं. द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन. तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है, प्लीज एवरीवन मतलब सबको बहुत पसंद आएगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा. नाउ द लास्ट वन, asking for dash is as noble as willingness to dash. Okay? मतलब अगर हम किसी से माफ़ी मांगते हैं वो उतना ही अच्छा काम है जितना माफ़ करना. ओके, सो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो इसका नाउन फॉर्म यूज होगा. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस NESS इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव. यहाँ पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने एज अ नाउन यूज किया है और यहाँ पे आप फॉरगिव एज अ वर्ब यूज कर रहे हो. अंडरस्टूड? सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टूड थ्रू दिस एक्सरसाइज कि जो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर हम कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं उनका फॉर्म चेंज हो जाता है एंड उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. अगर हम नॉर्मली बातें भी कर रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, राइट. नाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दीज आर द आंसर्स. सो अब हमारे पास 2 और क्वेश्चंस हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग. इमेजिन यू आर द किंग. नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट. बिगिन लाइक दिस. अब आपको ये इमेजिन करना है कि आप किंग हो और आपको पूरी स्टोरी ऐसे बतानी है जैसे कि सब कुछ आपके साथ हुआ है. सो यू विल थिंक दैट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए, मैं इतने लोगों से मैंने पूछा, किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया. फिर मतलब आपको पूरा जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट करना है.
नाउ फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है किसी भी थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर, हमें ये पूरी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में नरेट करनी है. सो उन्होंने ऑलरेडी बताया है किस तरीके से स्टार्ट करनी है. द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट. सो जितना शॉर्ट में बता सकते हैं हम उस तरीके से, वी हैव ऑलरेडी डन इट, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. The wise man answered my questions, but I was not satisfied with their answer. One day I decided to go and meet the hermit, who was known for his wisdom. Now we know the word wisdom, samajh. When I reached his hut, he was digging the earth. Earth को dig कर रहा है मतलब उसको dig नहीं कर रहा है, right? कि पता चला पूरी earth को लिया और dig कर दिया. Earth का मतलब यहाँ से है मिट्टी, right? इसका मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी को खोद रहा है. He greeted me and kept digging. उन्होंने मुझे ग्रीट किया, ग्रीट मतलब हाय हेलो किया, और he kept digging. I put my questions before him, but he ever kept mum. But he even kept mum मतलब होता है वो चुप रहे. You can also say, इसमें mum की जगह you can also say silent. But he remained silent. Okay? Next, he was feeling tired. I took the spade and started digging for him. I repeated my request for answering the questions. Just then a bearded man came there. I had to redress his wound and consoled him. The hermit served him with food and shelter. Before coming back, I repeated my questions to the hermit. At last, the sage is another word for hermit, gave answers to my satisfaction. उन्होंने मेरे satisfaction के हिसाब से answers दे दिए. I have made peace with my enemy by then. अब इस क्वेश्चन में, इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स नहीं इंक्लूड किए, जैसे कि कैसे वो उस bearded man को मिला, वो कैसे wounded था, कैसे उसने उससे माफ़ी मांगी. So if you would want to write the entire paragraph, that would be lovely. Okay? आप लोग लिख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी कि कैसा लिखा है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकंड है सेम पूरी स्टोरी. सो ये नरेशन का एक पार्ट है, जो हमारे ग्रामर का एक पार्ट होता है. ये पूरा नरेशन है कि पहले आपने नरेट किया स्टोरी एज इफ यू वर अ किंग. नाउ यू हैव टू नरेट द सेम स्टोरी एज इफ यू आर द हर्मिट. कि मैं गड्ढे खोद रहा था, तभी एक किंग मेरे पास आया, उन्होंने मुझे मैंने उन्हें ग्रीट किया. तो ये पूरा अब हर्मिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी बतानी है. ओके, सो लेट्स सी. और उन्होंने बताया है हाउ डू वी हैव टू बिगिन इट. वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन. अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी. आई न्यू इट वॉज द किंग. सो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे कि एक दिन मैं गड्ढे जो क्यारियाँ बना रहा था, तब एक आदमी आया मेरे पास, मुझे पता था वो कौन है, किंग. नाउ लेट्स सी द आंसर. वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन. द मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी. आई न्यू इट वॉज द किंग बट केप्ट डिगिंग. मुझे पता था वो किंग है, लेकिन मैं डिग करता रहा. आई वर्कड हार्ड एंड गॉट टायर्ड. मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा था. He put 3 questions before me. Put 3 questions. Now you can either say he asked 3 questions, या उन्होंने यूजुअली भी से he put 3 questions, मतलब उन्होंने मेरे सामने 3 प्रश्न रखे. So he put 3 questions before me to answer, but I kept mum. Same line, लेकिन मैं चुप रहा, but I kept silent. You can use that. He asked me to give away my spade and he started digging. उन्होंने मुझसे मेरा स्पेड मांगा. If you remember, spade मतलब फावड़ा, right? So he asked me to give my spade और उन्होंने डिग करना स्टार्ट कर दिया. Now just then I saw a bearded man coming and made the king turn around. तभी मैंने देखा कि कोई एक बहुत ही दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा है, और मैंने किंग को बोला पीछे देखो. I, with the help of king, dressed the wounded bearded man.
तो विद द हेल्प ऑफ द किंग मैंने उसको, जो वुंडेड मैन था, उसको हमने ड्रेसिंग किया एंड टुक हिम इन द हट. आई सर्व्ड हिम विथ फूड एंड ही स्लेप्ट. उसको हमने खाना दिया, पानी दिया और वो सो गया. द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग. ओके, यू कैन ऐड हियर इन द मॉर्निंग. सो किंग ने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. ओनली देन आई गेव द आंसर्स टू हिज सेटिस्फैक्शन. तभी मैंने उसको सारे आंसर्स दिए, क्योंकि एक्चुअली उसके मुझे ये बताना था कि आपके आंसर्स तो आपके सामने हैं. He regarded me with a bow head and went to his capital. उन्होंने मेरे सामने वो झुके, थैंक यू बोला और वो चले गए. राइट, सो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था. 3 क्वेश्चंस. मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ स्वीट, शॉर्ट एंड वेरी क्यूट पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज द स्क्विरल. अब ये जो पोम है ये लिखी गई है मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा. सो शी इज़ अ पोइटस, और ये जो हैं ये हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट रही हैं, ये बहुत मस्ती खो रही हैं बचपन से. और इस पोम में हमें ये पता चलेगा कि इनको जो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्विरल्स और प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में शी वॉन्ट्स टू टॉक. उनको ये बताना है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे सकती हैं, कितनी हैप्पीनेस दे सकती है. नाउ let's read the poem. It's a very short, only 6 lines poem. Quickly go for it. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Now, usually हम जब भी animals के बारे में बात करते हैं, we use the word it. But here we have used the word he, because हम इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई एनिमल होता है जिसको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं. जैसे द फ्लावर्स वर स्माइलिंग एट मी. अब फ्लावर्स के नॉट स्माइल एट यू, बट इधर पे हमने उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, इसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज द वर्ड ही. राइट, सो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर tail. He wore, usually what do we say, that the squirrel has a tail. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसने, ऐसा लग रहा है कि उसने tail की जगह एक question mark पहना हुआ है. Right? He wore a question mark for tail. Why are we saying it for a question mark? Because look at the tail. So it looks like a question mark. Right? So he wore a question mark for tail. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. अब जो स्क्विरल है वो बहुत फ्लफी सी है, क्यूट सी है, एंड उसकी जो पूरा उसका जो फर है वो ग्रे कलर का है. तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है विच इज़ लाइक रियली बिग, एंड वो जो है वो ग्रे कलर का है. He sat up straight to eat a nut. We all know squirrel का favorite food होता है nuts. So squirrels usually they run here and there, लेकिन जब भी वो कुछ खाते हैं उनकी एक specific position होती है. So they sit with straight back and then they eat with their hands. So that's what our poetess is talking about. He sat up straight to eat a nut. अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन दैट बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है जहाँ पे जो पोइट्स हैं हमारी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं. हाउ डू वी नो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं? बिकॉज द वर्ड इज वी हियर. सो वी विल टॉक अबाउट इट. सो इमेजिन दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ पे पोइट्स अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं. सडनली शी सीज द स्क्विरल हु इज लाइक वेयरिंग दिस क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल. पूरी ग्रे कलर का फर है and who is eating nut. He liked to tease and play. Now she is saying that the squirrel is very naughty and happy in nature. It's very lively. बहुत मस्तीखोर है, बहुत मतलब खुश मिजाज है और उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है. टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है. इसीलिए जब भी पोएटस और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, जब वो लोग स्क्विरल्स के साथ खेलने के लिए एक साइड से उसके पास जाते हैं तो स्क्विरल ट्री के दूसरे साइड से दूसरी तरफ भाग जाती है. मतलब यहाँ पे वो पोएटस से डर नहीं रही है, यहाँ पे वो उसके साथ मस्ती कर रही है, उसके सारे फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही है. सो शी इज द स्क्विरल इज टीजिंग एंड इट्स प्लेइंग विद पोएटस एंड हर फ्रेंड्स. सो दैट इज ऑल अबाउट आवर पोएम. दैट्स इट. नाउ वी विल सी अ
quick summary and then we'll see the question answers. But one very important thing, जितनी भी इसमें poetry devices होती है, हम जब भी कोई भी poem पढ़ते हैं उसमें बहुत अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होती हैं. जैसे कुछ में सिमिलीज यूज़ होती है, कुछ में अलिट्रेशंस यूज़ होते हैं, कुछ में पर्सोनिफिकेशन यूज़ होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जो भी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई है हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. नाउ लेट्स क्विकली रीड द समरी. In the poem, The Squirrel, the poet Mildred Bose Armstrong describes a squirrel that he observes in his garden. So जो हमारी पोएटेस हैं वो एक गार्डन में एक स्क्विरल बैठी हुई है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं. The poet describes how the squirrel covered in grey fur sits in an upright position on tree branch eating a nut. अब वो डिस्क्राइब करिए कैसे जो स्क्विरल है ये एक जगह पे बैठी हुई है. अपराइट मतलब होता है स्ट्रेट बैक. ओके, अपराइट का मतलब होता है बैक स्ट्रेट. सो एक बैक स्ट्रेट पोजीशन के साथ बैठ के वो नट्स खा रही है. हिज टेल, सॉरी खा रहा है, वी आर यूजिंग द वर्ड ही. हिज टेल लुक्स अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप. उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही है बिकॉज उसकी जो उसका जो टेल है वो पूरा ऐसे बेंड है. सो सी दिस लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, राइट? The happy and lively squirrel loves to play with the poet and her friends. So ये जो happy और lively squirrel है इसको poetess के साथ और उसके friends के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है. Whenever they ran round his tree, he would run to the other side of the tree. जब भी वो एक तरफ से उसके साथ खेलने के लिए जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता है. So this is how we talk about this. Now The poet tells us about the nature of the squirrel. अब यहाँ पे हमें poet जो है वो उसके nature के बारे में बता दें that it is innocently naughty and likes to these anyone who comes, likes to play with anyone who comes near him. So जो squirrel है हमने कैसे words use किए हैं उसको describe करने के लिए? happy, naughty, mischievous एंड इनोसेंटली नॉटी. मतलब वो बहुत एक बच्चों की तरह जैसे उनमें एक इनोसेंस होती है वैसी नॉटी है जिसको बहुत मज़ा आता है खेलने में. एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिज़ायर. अगर हम इस पोएम को देखें पूरी तो ऐसा लगता है कि पोएट का मन क्या है? टू कंपोज पोएट्री ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑर्डिनरी चीज़ों को देखते हैं. फ्लावर्स, plants, birds, squirrels, ants. So poet चाहती है कि वो हर उन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब करे, you know, so that she can cover up all the ordinary things. क्योंकि ये ordinary चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी बहुत सारी happiness दी जाती हैं. Now let's see what are the poetry devices that we have used in this poem. First of all, repetition of vowels and consonants like gray and play. Now, अगर अभी अपन इस poem को देखें, so see, the last word is gray, then you have play, then it is way. So इससे क्या होता है? एक rhyme कर रहा है ये sound जो है इसका rhyming sound आ रहा है और it's a repetition of this consonant and vowel. So this is our first poetry device. Now let's second one is personification. As I told you कि जो squirrel है we have personified it with humans. That's why हमने use किया है the words he for the squirrel, wear मतलब उसने पहनी हुई है, जबकि squirrel it's like her skin, right, which has a lot of fur, furry skin है उसकी, लेकिन हमने उसको personify करके ऐसा बोला है जैसे कि उसने एक grey coat पहना है. So that is again personification. Okay, so human characters thereby making it look very descriptive. It's important because it makes आपका जो पूरा पोम है उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव बना देता है जिसमें आप बहुत सारे इमोशंस ऐड कर सकते हो. अब है एटमॉस्फेयर ऑफ द पोम. जब भी हम कोई भी पोम पढ़ते हैं, जैसे कि हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म आ जाता है.
हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते थे। वैसे ही इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द पोम। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब उसका वातावरण कैसा है, चीयरफुल एंड एक्सप्रेसिव। चीयरफुल मीन्स हैप्पी और एक्सप्रेसिव मीन्स वो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो राइटिंग जिस तरीके से लिखा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने लिखा है। सो द राइटिंग रिसेम्बल्स द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। एंड फॉर्म जो पोम का पूरा फॉर्म है, इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव इन नेचर। सो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे पोम का फॉर्म क्या है या पोम का मूड क्या है, तो एटमॉस्फेयर और मूड, राइटिंग किस तरीके की है, इसमें किस तरीके की पोएट्री डिवाइसेस यूज हुई हैं, सो आप इसमें से आंसर्स दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड विद द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? So let's see the first question. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? Now this question has three parts. First question is कि poet जो है उसने जो squirrel की tail को question mark के shape में क्यों describe किया है? Now second part is that you have to draw a squirrel and all, so वो तो आप लोग कर लेना। एंड द थर्ड पार्ट इज कि अगर आप पोएट की जगह होते या अगर आप पोएट होते तो आप स्क्विरल की टेल को कैसे डिस्क्राइब करते अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई नो बहुत सारे फनी आंसर्स आएंगे, लेट्स सी क्या आते हैं। सो हियर द पोएट सेज, सो जो पोएट ने ये कहा है दैट यू नो इट वोर अ क्वेश्चन, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने ये इसीलिए कहा है बिकॉज, अब प्लीज अंडरस्टैंड the bushy tail. Okay, so we have added the adjective bushy so that we can describe, हम थोड़ी tail को describe सकें, उसकी bushy tail होती है ना, इसीलिए। So the poet says so because the bushy tail of the squirrel is curled back on its body and looks similar to the shape of a question mark. मतलब जो उसकी bushy सी tail है वो curled है पूरी और बेंट है और वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आती है, इसीलिए पोएट ने इस स्क्विरल की टेल को क्वेश्चन मार्क से कंपेयर किया बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर। डू नॉट राइट सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। कोई चीज़ एग्जैक्टली वैसी है तब हम सेम बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी है या उसके जैसे दिखती है तब हम सिमिलर बोलते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सो अब how would you describe? So you can describe it the way you want. मैंने इसको कैसे describe किया है? Now look, this is the tail. So isn't it like ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी सी स्लाइड है। So just imagine एक ब्राउन कलर की या ग्रे कलर की बहुत बड़ी सी स्लाइड है जिसमें आप ऊपर तक जाओगे एंड ज़ुप नीचे। So I have written, I would describe it as a slide in the park which is soft and so much fun. Now I would wait for your answers कि आप स्क्विरल की टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, एंड आई एम श्योर मेरे पास बहुत ही क्रिएटिव और फनी आंसर्स आएंगे। नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या हम यूजुअली बोलते हैं कि जो एनिमल है उसने, कोई भी एनिमल ने, उसने टेल पहनी हुई है या उसने कान पहने हुए हैं या उसने उसके हाथ पहने हुए हैं? नो, वी से इट हैज़ अ टेल और इट हैज़ लेग्स और इट हैज़ ईयर्स, राइट? सो दैट इज अ सिंपल आंसर. We usually say that the animal has a tail rather than using the expression wear. So we do not say wear, we say has a tail. A very simple question with an extremely simple answer. Now let's go to the next question and the last question. He liked to tease and play. Who is teasing whom? So here and how. So the question is, he likes to tease and play. So कौन किसको tease कर रहा है? Here the poet is teasing the squirrel along with his friends. जो हमारी poet है वो squirrel को बाकी लोगों के साथ tease कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो उसके साथ मस्ती कर रही है. Whenever they went a little closer to the squirrel, जब भी वो squirrel के थोड़े से पास जाते हैं, the squirrel would run away in the other direction. जो squirrel है वो दूसरे direction में भाग जाती है, right? So that is it. And here we are done with the first poem of our book Honeycomb,
right? So we are done with one chapter, one poem, and now we are about to start with the second chapter in our next video. So stay tuned, stay safe. Thank you.